आज की हमारी वीडियो का मौजू डायबिटिक फुट अल्सर से मुतालिक है। डायबिटिक फुट अल्सर्स बुनियादी तौर पर 3 किस्म के होते हैं। इनमें न्यूरोपैथिक, इस्कीमिक और न्यूरो इस्कीमिक यानी 3 कैटेगरीज के हमारे डायबिटिक फुट अल्सर्स होते हैं। न्यूरोपैथिक अल्सर्स का मतलब ये होता है कि आपके जो फुट के अल्सर्स हैं वो न्यूरोपैथी की वजह से हो रहे हैं और इन मरीजों में कम व बेश इनमें जो प्रोटेक्टिव सेंसेशंस होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, इनको पता नहीं चलता होता और जो ब्लड की सप्लाई है वो किसी हद तक नॉर्मल होती है। यानी पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ या जो पेरिफेरल फुट पल्सेस हैं वो नॉर्मल होती है, लेकिन मरीज़ को न्यूरोपैथी के साइंस और सिम्पटम्स होते हैं। जो हमारी दूसरी कैटेगरी के अल्सर्स होते हैं उनमें इस्कीमिक, जिनको हम फुट अल्सर्स कहते हैं, उनमें ब्लड सप्लाई बुनियादी तौर पर कंप्रोमाइज़ होती है और न्यूरोपैथी का एलिमेंट इनमें नहीं होता। यानी जो आपके पेरिफेरल फुट पल्सेस हैं, जो नब्ज़ हैं पेरिफेरी का, वो आपका कमज़ोर हो जाता है, लेकिन न्यूरोपैथी का एविडेंस नहीं होता। और जो हमारे तीसरी किस्म के अल्सर की किस्म है वो न्यूरो इस्कीमिक अल्सर्स, यानी उनमें न्यूरोपैथी और इस्कीमिया यानी जो कंडक्शन है, नर्व कंडक्शन, वो भी इफेक्ट होती है और जो आपके पेरिफेरल फुट पल्सेस है वो भी कमज़ोर हो जाते हैं। जो न्यूरोपैथिक अल्सर्स होते हैं वो यूजुअली राउंडेड होते हैं, पेनलेस अल्सर्स होते हैं और प्रेशर साइट्स यानी उन एरियाज के ऊपर जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है पाँव पे, उनमें ये ज़्यादा पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर जो प्लांटर एस्पेक्ट है मेटाटार्सल हेड्स का, जैसे क्लाउट हुए, उनके मेटाटार्सल हेड्स एक्सपोज होते हैं प्रेशर को, तो वहाँ पे न्यूरोपैथिक अल्सर्स ज़्यादा कॉमनली पाए जाते हैं। जहाँ तक बात है इस्कीमिक अल्सर्स की, तो ये यूजुअली पेनफुल होते हैं और ये एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर पाए जाते हैं, यानी टिप ऑफ द टोज़ के ऊपर या जहाँ पे ब्लड सप्लाई, पेरिफेरल वास्कुलेचर ज़्यादा इम्पेयर होते हैं, वहाँ पे ये अल्सर्स पाए जाते हैं। और इन अल्सर्स की एक ख़ास बात ये है कि इनका जो बेस होता है वो पेल होता है। नेक्रोटिक पैचेस आपको मिल सकते हैं और अक्सर अवकात इन मरीजों को गैंग्रीन की शिकायत यानी जो ब्लैक किस्म के लीजन्स आ जाते हैं पाँव के ऊपर, तो उनमें इस्कीमिक अल्सर्स में गैंग्रीन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर ब्लड सप्लाई के कंप्रोमाइज होने की वजह से ये अल्सर्स आपको हो जाते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में। अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हमारा डायबिटिक फुट का, वो एग्जामिनेशन से मुताल्लिक है, यानी आपने असेसमेंट कैसे करनी है इन मरीजों की। जो सबसे बुनियादी कंपोनेंट है किसी भी एग्जामिनेशन का, दैट इज इंस्पेक्शन। उसके बाद हम वेस्कुलर एग्जामिनेशन करते हैं और फिर न्यूरोपैथी के लिए हम इन मरीजों को असेस करते हैं। जहाँ तक बात है इंस्पेक्शन की, तो इंस्पेक्शन में आपने खून की कंडीशन को देखना है, सराउंडिंग एरियाज को देखना है, एरिथीमा को देखना है, रेडनेस को देखना है, साथ साथ कोई इन्फेक्शन चल रहा हो उसको देखना है आपने, और बोनी डिफॉर्मिटी यानी पेशेंट को चारकोट जॉइंट तो नहीं है या क्लाट हो तो नहीं है, जिसमें बेसिकली टो की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है। इंस्पेक्शन के बाद जो सबसे ज़रूरी कंपोनेंट है वो वास्कुलर असेसमेंट है, यानी आपने पेरिफेरी के सारे पल्सेस देखने। यूजुअली लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ में इन मरीजों को एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो पल्सेस हैं वो वीक हो जाते हैं और जिनकी वजह से फिर ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ होती है और ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ होने की वजह से फुट अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको कंप्रोमाइज़ पेरिफेरल पल्सेस मिलती हैं तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो ABI इंडेक्स है, यानी एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, जिसमें हम एंकल प्रेशर और ब्रेकियल प्रेशर को कंपेयर करते हैं और उनसे हमें अगर एंकल ब्रेकियल इंडेक्स कम हो तो एथेरोस्क्लेरोसिस या पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज को असेस करने में हमें ये मददगार साबित होता है। जो तीसरा कंपोनेंट है डायबिटिक फुट असेसमेंट का, वो न्यूरोलॉजिक असेसमेंट है, जो यूजुअली 10 ग्राम मोनोफिलामेंट के जरिए हम करते हैं, लेकिन 10 ग्राम मोनोफिलामेंट के साथ साथ आपने एक इजाफी टेस्ट भी करना है। उनमें आपका 128 मेगाहर्ट्ज़ की असेसमेंट भी हो सकती है, वाइब्रेशन सेंस की, पिन प्रिक सेंसेशन भी हो सकती है, और वाइब्रेशन परसेप्शन थ्रेशोल्ड भी हो सकता है, VPT आजकल डिवाइसेस के जरिए भी पॉसिबल है। 10 ग्राम मोनोफिलामेंट प्लस एनी वन ऑफ दीज एग्जामिनेशन असेसमेंट टेक्निक्स, इनके जरिए से हम न्यूरोपैथी को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करते हैं। डायबिटिक फुट इन्फेक्शंस बुनियादी तौर पर 3 कैटेगरीज के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरीज। जो माइल्ड कैटेगरी है उसमें जो इन्फ्लेमेशन के साइंस है उसमें कम से कम 2 इन्फ्लेमेशन के साइंस आपके पास होने चाहिए, लेकिन इन मरीजों में जो सेलुलाइटिस है, ये जो एरिथीमा है, जो रेडनेस है, वो लेस देन 2 सेंटीमीटर सरफेस एरिया को कवर कर रहा होता है और जॉइंट, टेंडन या मसल इन मरीजों में इन्वॉल्व नहीं होता। जो मॉडरेट किस्म का डायबिटिक फुट इन्फेक्शन है उसमें इन्हीं पैरामीटर्स के साथ पेशेंट हीमोडाइनेमिकली स्टेबल होता है, लेकिन जो सेलुलाइटिस है वो एक्सटेंड कर रहा होता है मोर देन 2 सेंटीमीटर ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द इन्वॉल्व्ड फुट,
और जॉइंट टेंडन या मसल्स इन मरीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो सबसे सीवियर कैटेगरी है डायबिटिक फूड इन्फेक्शन की, उसमें पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। पेशेंट को फीवर, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, ल्यूकोसाइटोसिस यानी खून के अंदर वाइट ब्लड सेल्स का बढ़ जाना और नब्ज का बढ़ जाना, इन मरीजों में यह अलामात आपको मिल सकती है। और सीवियर डायबिटिक फूड इन्फेक्शन होते हैं वो उन मरीजों को यूजुअली हम एडमिशन एडवाइस करते हैं। जहाँ तक बात है डायबिटिक फूड इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट की, तो इनको हम कैटेगरी वाइज ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। जो माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन होता है उसमें ओरल ड्रग्स भी इफेक्टिव होते हैं, लेकिन जो सीवियर डायबिटिक फूड इन्फेक्शन होता है उसमें यूजुअली हमें इंजेक्टेबल यानी इंट्रावेनस ड्रग्स देने पड़ते हैं। जहाँ तक बात है माइल्ड इन्फेक्शन की, माइल्ड डायबिटिक फूड इन्फेक्शन की, तो उसमें आपके पास जो ड्रग चॉइसेस है वो डिपेंड करता है कि मरीज़ ने पिछले 6 हफ्तों में कोई एंटीबायोटिक्स यूज़ किए हैं कि नहीं। अगर किसी मरीज़ ने पिछले 6 हफ्तों में एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं किया है, तो उसमें आपके पास ऑप्शन जो है वो फ्लोक्लोक्सासिलिन या सेफाड्रोक्सिल, थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन्स है, या सेफालेक्सिन, इस किस्म के एंटीबायोटिक्स आप उन मरीजों को दे सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को बीटा लैक्टम एलर्जी है, कुछ ड्रग्स जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, उन एंटीबायोटिक्स से एलर्जी है, तो उनमें आप ट्राइमेथोप्रीम सल्फामेथाक्सोसोल यानी सेप्ट्रान दे सकते हैं, या लेनिजोलिड इन मरीजों को दिया जा सकता है। क्लिंडामाइसिन एक मुतबादिल हो सकता है उन मरीजों में जिनमें आपको सस्पेशन है कि हमें एनारोबिक कवरेज की भी ज़रूरत है। अब जो दूसरी कैटेगरी है माइल्ड डायबिटिक फूड इन्फेक्शंस में, जिसमें मरीज में पिछले 6 हफ्तों में एंटीबायोटिक्स यूज़ किए हुए हैं, तो उन मरीजों का इलाज उसी तर्ज पे किया जाता है जिस तरह से मॉडरेट डायबिटिक फूड इन्फेक्शन का इलाज किया जाता है। जो मॉडरेट डायबिटिक फूड इन्फेक्शंस होते हैं उनमें आपने 2 ऑर्गेनिजम्स का खास तौर पे ख्याल रखना होता है, एक सूडोमोनास और दूसरा एमआरएस है। जो सूडोमोनास है उनके इंडिकेशन ये है कि किसी वूंड में अगर वाटर एक्सपोजर ज्यादा है या उसकी अपीयरेंस जो है मॉइस्ट है या वहां से फ्रैंक पस आ रही है, तो आपको सूडोमोनास की सस्पेशन बढ़ जाती है। जहाँ तक बात है एमआरएसए की, तो या तो कल्चर प्रोन एमआरएसए ग्रोथ आई हुई है या प्रीवियसली कोई कोलोनाइजेशन हुई थी एमआरएसए की डायबिटिक फूड में, तो इन 2 ऑर्गेनिजम्स का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अगर इन 2 ऑर्गेनिजम्स की इंडिकेशन आपके पास नहीं है, तो आपके पास एंटीबायोटिक्स के जो ऑप्शंस है वो आपके पास एमोक्सिसिलिन और क्लेवोजोनेट है, लिवोफ्लॉक्सासिन विद और विदाउट मेट्रोनिडाजोल, मोक्सीफ्लॉक्सासिन आप दे सकते हैं, ट्राइमेथोप्रीम या ट्राइमेथोप्रीन सल्फामेथाक्साजोल, या फिर आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल कंबाइन करके दे सकते हैं। लेकिन उन मरीजों में जहाँ पे आपके पास आपको एमआरएसए कवर चाहिए या सूडोमोनास का कवर चाहिए, उसमें आपने लाजमी तौर पर इन 2 ऑर्गेनिजम्स को कवर करना होता है। जो एमआरएसए कवरेज है वो लिनेजोलेट की भी है, वो डॉक्सीसाइक्लिन की भी है और वो ट्राइमेथोप्रीम सल्फामेथाक्साजोल की भी है। जहाँ तक बात है सूडोमोनास के कवर की, उसके लिए आपको इजाफी एंटीबायोटिक्स ऐड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जो रिजीम्स है जो इफेक्टिव है अगेंस्ट सूडोमोनास, उसमें एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवोलोनेट अलोंग विद सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर लिवोफ्लॉक्सासिन अलोंग विद मेट्रोनिडाजोल, तो ये 2 रिजीम्स जो हैं इनमें रिक्वायर्ड सूडोमोनास कवर भी आपको मिल जाता होता है। सो मॉडरेट डायबिटिक फूड इन्फेक्शन में एक तरफ आपने रूटीन के एंटीबायोटिक्स देने होते हैं और दूसरी तरफ आपने सूडोमोनास और एमआरएसए, इन 2 ऑर्गेनिजम्स को लाजमी तौर पर खास ड्रग से कवर करना होता है। इसका मतलब ये है कि आपको मॉडरेट डायबिटिक फूड इन्फेक्शन में कम से कम 2 ओरल एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं। जो सबसे खतरनाक कैटेगरी है डायबिटिक फूड इन्फेक्शन की जिसकी वजह से एम्पुटेशन का रिस्क बढ़ जाता है, वो सीवियर कैटेगरी, जिसमें पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। पेशेंट को टेम्परेचर, उसके साथ नब्ज का बढ़ जाना, ल्यूकोसाइटोसिस, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना और बाज़ औक़ात मरीज होश और हवास में भी नहीं रहता है। इन मरीजों को आपने IV एंटीबायोटिक्स यानी इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स देने अलॉन्ग विद सर्जिकल डिब्राइडमेंट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जो अवेलेबल ऑप्शंस आपके पास इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स में, उसमें आपके पास पिपरासिलिन, टेज़ोबैक्टम है, आपके पास मेरोपेनम, एट्रापेनम ग्रुप है, और अगर आपका पेशेंट इन कॉस्टली ड्रग्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो उन मरीजों में आप 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स के साथ मेट्रोनिडाजोल ऐड कर सकते हैं। लेकिन इन सारे एंटीबायोटिक्स के साथ आपने एमआरएसए का कवर लाजमी देना है, जो इन द फॉर्म ऑफ वेंकोमाइसिन या लेनेजोलिड आप दे सकते हैं। अगला सवाल जो है वो एंटीबायोटिक्स की ड्यूरेशन के मुतालिक है। जो माइल्ड डायबिटिक फूड इन्फेक्शंस होते हैं यूजुअली वो रिजॉल्व कर जाते हैं विद इन 1 to 2 वीक्स ऑफ थेरापी।
सो उनमें आप एंटीबायोटिक्स की जो ड्यूरेशन है जो दौरानी है वो 1 से 2 हफ्तों तक रख सकते हैं। लेकिन जो मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी के इन्फेक्शन होते हैं उसमें बाज़ औक़ात आपको इवन 4 हफ्तों तक ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। इवन अगर 4 हफ्तों तक किसी मरीज़ का रिस्पॉन्स नहीं आता तो आपको अपने एंटीबायोटिक्स की जो चॉइस है उस पर दोबारा से सोचना चाहिए, उसमें एमआरए से कवरेज ऐड करना चाहिए और जो अल्टरनेट कॉजेज़ हैं फूड इन्फेक्शन के कवर ना होने के, उनके ऊपर आपको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। थैंक यू।